एक डीएम साहिबा जो आज अपने दफ्तर के अंदर अपने कामों को बहुत जल्दी निपटा रही होती है। जल्दी से ही लगभग शाम के 4 बजे सभी लोगों की छुट्टी कर दी जाती है। जो इनका ड्राइवर होता है वो इनको इनके घर पर छोड़ आता है। वहाँ जाने के बाद ये खुद तैयार हो जाती है। आज इन्हें एक रिलेटिव के फंक्शन में जाना होता है। दोस्तों, वहाँ जाने के लिए वो खुद अपनी गाड़ी निकालती है और सीधी उस फंक्शन में जाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है वहाँ पर उसकी गाड़ी एकदम से डगमगाने लगती है। उसका जो पिछला टायर होता है वो पंचर हो जाता है। अब यहाँ पर वो चारों तरफ देखने लगती है। शाम का टाइम हो चुका होता है। अब वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। जैसे ही थोड़ी आगे नज़र उठाकर देखती है तो एक पंचर की दुकान उसे दिखाई देती है। उस पंचर की दुकान पर अपनी गाड़ी को जैसे तैसे लेकर वो पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद जो उन्हें सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है उससे कहने लगती है कि अंकल जी, मेरी गाड़ी में पंचर भरवा दो। तो यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि 5 मिनट तुम्हें इंतज़ार करना होगा। 5 मिनट के बाद वहाँ पर एक लड़का आता है जिसके मुंह पर मास्क लगा होता है। अब यहाँ पर वो पंचर भरने लगता है और जो डीएम मैडम होती है उसकी तरफ देखने लगती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वो यहाँ पर उससे पूछने लगती है कि तुम अपना मास्क क्यों नहीं हटा रहे, तुमने अपने मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है। तो यहाँ पर वो बोलता ही नहीं। फिर यहाँ पर डीएम मैडम उसके साथ अपना रुतबा दिखाने लगती हैं। उससे कहने लगती हैं कि तुम जल्दी से अपना मास्क हटाओ। उसके बाद उसे अपना मास्क हटाना पड़ता है। दोस्तों, मास्क हटाने के बाद जो चेहरा सामने आता है वो चेहरा उसके पति का होता है, जो आज से 15 साल पहले उसके साथ से बिछड़ चुका था, यानी कि वो एक हादसे में मर चुका था। मरा हुआ पति आज सामने कैसे आ जाता है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल यहाँ पर डीएम मैडम के जहन में होते हैं। उसे बार बार पूछने का यत्न करती है लेकिन वो जल्दी से नहीं बताता और फिर जब उसके साथ ज़बरदस्ती से की जाती है तो वो ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश के भोपाल की हकीकत की घटना है और आज से ये 18 साल पहले की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर एक दीपिका नाम की लड़की जो बहुत ही गरीब परिवार में रहा करती और वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती है। माता पिता दिहाड़ी मजदूरी किया करते और माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। बेटी भी खुद बड़ा ऑफिसर बनना चाहती है लेकिन माता पिता के पास जो यहाँ पर उनके पास नकदी या रकम होती है उसमें बस उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई ही हो पाती है। अब यहाँ पर उसके लिए एक लड़का देख लिया जाता है जिसका नाम शुभम होता है और जब दीपिका शुभम से मिलती है तो पहले ही उससे एक शर्त रख देती है कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मेरे माता पिता का मैं ख्याल रखूंगी और शादी के बाद मैं पढ़ना चाहती हूँ। शुभम भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का होता है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं, 8 पढ़ा होता है लेकिन उसका घर परिवार बहुत अच्छा होता है। माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, जब दुल्हन बनकर यहाँ पर दीपिका शुभम के घर पहुँचती है, थोड़े दिन तक तो वहाँ पर ठीक ठाक तरीके से रहने लगती है लेकिन थोड़े दिन के बाद ही शुभम यहाँ पर दीपिका से कहने लगता है कि तुम्हें अब अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर दीपिका कहने लगती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाऊंगी और उस सब के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, उसके लिए लगभग 4 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर शुभम कहता है कि तुम्हें इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये सारा पैसा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद शुभम एक दिन 5 लाख रुपए लेकर आता है और दीपिका के हाथ में रख देता है और कहता है कि तुम दिल्ली जाओ और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई करो। यहाँ पर दीपिका एकदम सोच में पड़ जाती है कि ये इतना पैसा कहाँ से लेकर आया। ये तो एक फैक्ट्री में नॉर्मल सी नौकरी करता है, इसको तो 8 से 9 हज़ार रुपये मिलते हैं लेकिन इतना पैसा 5 लाख रुपए इसके पास कहाँ से आया। वो बार बार उससे सवाल करने लगती है लेकिन यहाँ पर शुभम उससे कहता है कि तुम्हें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा ख्याल मैं रख सकता हूँ। दोस्तों, उसके बाद दीपिका को दिल्ली भेज दिया जाता है और लगभग 3.5 साल वो कड़ी मेहनत करती
जाती है। मेहनत के बाद उसे एक डीएम पद मिल जाता है। पहले उसकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद उसे डीएम पद मिल जाता है। एक ज़िले में वो डीएम बन जाती हैं। उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा बंगला मिल जाता है और एक गाड़ी मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, एक गनमैन मिल जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर दीपिका बहुत ही अच्छी ऑफिसर बन चुकी होती है। इधर जो उसका पति होता है शुभम, वो अपने माता पिता को और इधर जो दीपिका के माता पिता हैं उन सबको लेकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब दीपिका यहाँ पर कुछ लोगों को पार्टी देती है तो यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से बातें करने लगते हैं कि इस पति का तो भला हो गया, ये तो अब गरीब से एकदम अमीर हो गया। यहाँ पर दीपिका के बारे में भी ऐसे ही बात कही जाती है कि दीपिका यहाँ पर तू तो एक गरीब और एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ कैसे कैसे अपने जीवन को गुजारेगी। यहाँ पर ये सारी बातें शुभम को बहुत ही बुरी लगती हैं। अब शुभम मन ही मन सोचने लगता है कि पता नहीं दीपिका के जीवन में मैंने आकर कितना गलत किया है। लेकिन यहाँ पर दीपिका ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। दीपिका यहाँ पर यही सोचती कि उसका पति उसके लिए बहुत बेहतर है, जिसने अपना घर बेच कर उसे इस तरह से ऑफिसर बनाया। बाद में पता चलता है कि उसने अपना घर बेच कर ये 5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब शुभम दीपिका से कहता है कि हम उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए चलते हैं, हमें घूमने के लिए चलना है, क्योंकि शादी के बाद से हम कभी घूम कर ही नहीं आए। तो यहाँ पर दीपिका भी तैयार हो जाती है। शुभम के साथ गाड़ी में बैठकर वो सीधे उत्तराखंड के लिए निकल चलते हैं। उत्तराखंड में कई जगह वो घूम कर आते हैं और उसके बाद वो ऋषिकेश में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर वो रात को सो जाते हैं। शुभम यहाँ पर बहकी बहकी बातें करने लगता है। शुभम कहने लगता है कि दीपिका, आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ज़्यादा दिन आपके साथ नहीं रह पाऊँगा। तो यहाँ पर दीपिका उससे पूछने लगती है कि तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर शुभम ज़्यादा कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही अगली सुबह होती है, दोनों के दोनों यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो गंगा नदी में राफ्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पर जो शुभम होता है उसे तैरना नहीं आता। दीपिका उससे मना भी करती है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम राफ्टिंग ना करो तो ही बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर वो जिद कर बैठता है और वो राफ्टिंग के लिए चले जाते हैं। उस राफ्टिंग की टीम में कई सारे और भी लोग होते हैं। 8-10 लोगों का वो एक झुंड होता है। इस तरह से राफ्टिंग कराई जाती है और उसमें एक राफ्ट को चलाने वाला होता है, एक आगे वाला होता है, एक पीछे वाला होता है। 2 लोग ज़्यादातर राफ्ट में हुआ करते हैं। कई राफ्टों में एक भी व्यक्ति होता है। दोस्तों, उनकी राफ्ट में एक व्यक्ति होता है जो पीछे बैठा होता है, वो राइडर उसे बोलते हैं। वो उनको जो भी कहता उसी तरह से वो लोग वहाँ पर उसके आदेश को माना करते। सभी को लाइफ जैकेट पहना दी जाती है और गंगा नदी में सभी के सभी लोग उस राफ्ट में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो राफ्ट धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर एकदम से गंगा नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ बढ़ जाता है और वो राफ्ट एकदम से पलट जाती है। और पलटने के बाद जो यहाँ पर शुभम होता है, उसकी जो लाइफ जैकेट होती है वो खुल जाती है और लाइफ जैकेट खुलने के बाद जो पानी में भंवर बनती है, उस भंवर में वो फंस जाता है। दोस्तों, बाकी सभी लोग जैसे तैसे करके किनारे पर पहुँच जाते हैं और शुभम का वहाँ पर अता पता नहीं होता। जब यहाँ पर दीपिका से कहा जाता है कि शुभम अब शायद वापस नहीं आ पाएगा, तो दीपिका को बहुत बुरा लगता है। दीपिका रोती है। वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम बहुत सारी टीमों को मदद पर बुलाती है, लेकिन कहीं से भी शुभम का अता पता नहीं लग पाता, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। दोस्तों, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। कई दिन मशक्क़त करने के बाद भी वहाँ पर टीमें उसे नहीं ढूंढ पाती। अब यहाँ पर जो ये मैडम होती है वो अपने घर आ जाती है। घर आकर अपना स्वभाव तो जैसे तैसे चेंज भी नहीं कर पाती। वो रोती भी है, अपने पति को याद करती है, क्योंकि उसको वो हद से ज़्यादा प्यार किया करती। उसके माता पिता और उसके सास ससुर भी उससे कहने लगते हैं कि शायद अब हमारा बेटा वापस नहीं आ पाएगा। उसे गंगा माँ ने अपनी गोद में सुला लिया है, अब वो वापस नहीं आएगा, तुम ऐसा करो शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर वो साफ मना कर देती है कि मैं अब शादी नहीं कर सकती, मैं उसके प्यार के साथ ही जीना चाहती हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर माता पिता भी कुछ नहीं कह पाते और लगभग 13 से 14 साल बीत जाते हैं। 13 से 14 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हो जाता है और वहाँ उसकी नौकरी लग जाती है। वहीं पर वो डीएम के पद पर नियुक्त हो जाती हैं। दोस्तों, वहीं पर उनका एक रिश्तेदार रहा करता है। आज उस रिश्तेदार के घर में एक फंक्शन है और उस फंक्शन में यहाँ पर डीएम साहिबा को जाना होता है। दोस्तों, जैसे ही डीएम साहिबा जल्दी जल्दी निकलती हैं और वो अपनी गाड़ी को खुद
दूध लेकर जा रही होती हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और जब पंचर भरवाने के लिए एक दुकान पर रुकती हैं तो सामने जो पंचर भरने वाला व्यक्ति होता है वो कोई और नहीं होता, उसका मरा हुआ पति होता है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो मैडम होती है उससे पूछने लगती है कि तुम मेरे पास से कैसे चले गए, तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो, अगर तुम जिंदा हो तो मेरे पास आए क्यों नहीं, तुमने मुझसे जुदाई कैसे बर्दाश्त कर ली, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह रही हूँ। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो बस ऐसे ही रह रहा हूँ क्योंकि मुझे उस दिन पार्टी में बहुत बुरा लगा था, लोग बाग यही कह रहे थे कि ये गरीब है, अनपढ़ है और इसका क्या स्टेटस है, ये डीएम साहिबा के साथ रह रहा है। दोस्तों यहाँ पर वो अपनी आंखों में आंसू भर लाता है, इधर जो दीपिका होती है वो भी अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि मैंने क्या कभी तुमसे कहा था, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ था मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब तो तुमने शादी कर ली होगी। तो यहाँ पर दीपिका कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो शादी इस जन्म में करनी ही नहीं थी, मैं पूरे जन्म भर कुंवारी रहती, मैं तुम्हारे बगैर किसी से शादी नहीं कर सकती। आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मुझे भरोसा था कि गंगा मैया एक ना एक दिन मेरे पति को मुझे वापस लौटा देगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी टीमों को लगा दिया था, सारी टीमों ने वहाँ पर पूरी खोजबीन कर ली थी और तुम कहीं पर भी हमें नहीं मिले थे। यहाँ पर शुभम बताता है कि जो ये चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी बदौलत ही आज मैं जिंदा हूँ। वहाँ उस भंवर में फंसने के बाद मुझे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ चला जाता हूँ और जब मुझे होश आता है, मेरी आंखें खुलती है तो इस चाचा की गोद में होता हूँ। ये चाचा मुझे कलकत्ता ले आते हैं और यहीं पर इनकी पिंचर की दुकान होती है और उसी पिंचर की दुकान पर मैं काम करने लगता हूँ। मैं कहने लगता हूँ कि मुझे आज के बाद तुम अपना बेटा ही समझना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से मैं यही रह रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर दीपिका मैडम उससे कहती हैं खड़े हो जाओ और जल्दी से मेरे साथ घर चलो। दोस्तों उसके बाद ये दोनों गले मिल जाते हैं और फिर ये दीपिका के घर पहुँच जाता है। दोस्तों जब माता पिता को, सास ससुर को, सबको पता चलता है कि उनका बेटा, उनका दामाद जीवित है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उस दिन के बाद से इनके जीवन में और सारी खुशियाँ आने लगती हैं। लगभग 1 साल का समय और बीतता है। 1 साल के बाद यहाँ पर इनको एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा होता है। दोस्तों अब इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कट रहा होता है। दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाए। दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।